हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजास अकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 7 ऑडिटिंग का, जिसमें हम बात करेंगे इंटरनल चेक्स की। इससे पहले लेक्चर 6 में इंटरनल चेक्स के रिगार्डिंग हमने सेल्स का इंटरनल चेक और परचेजेस का इंटरनल चेक, ये 2 टॉपिक कवर कर लिए थे। ये 2 टॉपिक हमारे लेक्चर 5 में ऑलरेडी, लेक्चर 6 में माफ़ी चाहूँगा, ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आज के लेक्चर 7 में हम इंटरनल चेक के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग फिक्स असेट्स, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनल चेक्स रिगार्डिंग फिक्स असेट्स। देखिए, फिक्स असेट्स क्या होती हैं हमारी? फिक्स असेट्स होती हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, व्हीकल, यानी ऐसी चीज़ जिसे हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से माफ़ी चाहूँगा, हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी फिक्स असेट्स हैं। तो इंटरनल चेक इसके अगर हम करें तो इसमें एक प्रॉपर अथॉरिटी शुड बी डेजिग्नेटेड फॉर द सैंक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हमें कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर खरीदना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, आई मीन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्हीं फिक्स एसेट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है हमारा फिक्स एसेट्स में, तो एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए डेजिग्नेटेड जो इसके लिए सैंक्शन अप्रूव करे, सैंक्शन करे। क्योंकि एक बार ये इन्वेस्टमेंट कर दी तो ये लॉन्ग टर्म के लिए की जाने वाली इन्वेस्टमेंट है, जिस डिसीजन को आप दोबारा वापस मोड़ के नहीं ला सकते। तो इसको डिसीजन को बहुत ध्यान से लेना चाहिए, इसलिए इसके एक प्रॉपर डेजिग्नेशन अथॉरिटी होनी चाहिए जो इसके लिए सैंक्शन करे। द अथॉरिटी मे बी गिवन टू मैनेजिंग डायरेक्टर, अ फैक्ट्री मैनेजर और कमेटी मे बी सेटअप फॉर दिस पर्पस। तो ये जो अथॉरिटी है ये बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया या कोई फैक्ट्री मैनेजर या कमेटी, उनके पर्पस से ये बनाई जा सकती है। यानी कि एमडी जो होगा वो इसे कंट्रोल करेगा, या फैक्ट्री मैनेजर या कोई कमेटी इसके लिए बनाई जाए कुछ लोगों की, जो कि इस अथॉरिटी में पार्टिसिपेट करे। दैट प्रॉपर अथॉरिटी शुड बी डेजिग्नेटेड इवन फॉर सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ऑब्वियसली खरीदना बेचना दोनों चीजें यही देखेंगे, ट्रांसफर किया जाए किसी प्रकार का, और इवन फॉर डिस्कार्डिंग, यानी कि कोई एसेट हमारी पुरानी हो गई तो हमें इसे डिस्कार्ड करना है, तो प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू हम उसे डिस्कार्ड करें, ये ना हो कि हम उसे सस्ते में बेच दें और फर्म का नुकसान करें। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि इसके लिए हर एक जो अथॉरिटी बनाई गई है वो प्रॉपर अपने मैनर में वर्क करे। तीसरा, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स एसेट शुड बी मेंटेन। अगर आपको अपने फिक्स एसेट को प्रॉपरली मैनेज करके चलना है तो उसकी अकाउंटिंग अच्छे से होनी चाहिए। टाइम टू टाइम उस पर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो आप उस पर दिखाइए। एंड इट शुड बी इंश्योर्ड दैट प्रॉपर अकाउंटिंग डिस्टिंक्शन इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन कैपिटल एंड रिव्यू नहीं है, ये माफी चाहूंगा, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रॉपर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है? टाइम टू टाइम हम फिक्स एसेट्स पे करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लाइक रिपेयर्स कराते हैं, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्च होते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। लेकिन कई बार उसके अंदर एक मेजर रिपेयर कराई जाती है जिसका बेनिफिट हमें सालों साल के लिए मिलता है, ईयर बाय ईयर, ईयर आफ्टर ईयर हमें मिलेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सा खर्च कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके अकॉर्डिंग हम उसके एसेट्स अकाउंट में उन चीज़ों को डील करें। देयर शुड बी प्रॉपर पीरियोडिक इंस्पेक्शन, टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करें कि एसेट अपनी प्रॉपरली मैनेज वे में, प्रॉपर मैनर में वर्क कर रही है या नहीं कर रही। कोई एसेट अगर मान लो रिपेयर मांग रही है तो उसे रिपेयर टाइम पे मिले, किसी असेट्स के अंदर कोई पार्ट रिप्लेस करना है तो वो पार्ट रिप्लेस कराया जाए एज पर द केस। फिफ्थ, अ फिक्स एसेट रजिस्टर मस्ट बी मेंटेनिंग गिविंग डिटेल्स ऑफ ऑल द फिक्स एसेट, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं उसका एक रजिस्टर मेंटेन करें। इन दिस रजिस्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट्स की, एसेट्स हैं क्या, उसकी कॉस्ट क्या है, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, होता है ना अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट शुड इंश्योर दैट ऑल द फिक्स एसेट आर वेरीफाइड फिजिकली फ्रॉम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, कंपनीज के अंदर आप एसेट को रिकॉर्ड कर देते हैं अकाउंटिंग में, प्रैक्टिकली वो कहीं एग्जिस्ट करती नहीं, और वो पैसा जो होता है वो सीधा सीधा स्कैम हो जाता है कंपनीज के अंदर। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कई बार स्कैम कर देता है या कुछ। अगर ये प्रॉपर इंस्पेक्ट किया जाएगा, अगर ये देखा जाएगा कि भाई एसेट जो अकाउंटिंग में दिखा रहे हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो इस चीज़ को हम इस चीज़ से हम मेक श्योर हो पाएंगे कि हमारी एसेट्स का प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम बैंकिंग में बैंक से लोन लेने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी बिजनेस बुक्स में एसेट्स को तो अच्छे से दिखाते हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट करती नहीं है। इससे क्या होता है, हमारी नेटवर्थ बढ़ जाती है और हम इजीली बैंक से लोन पास करवा लेते हैं, ऑब्वियसली बैंकिंग एम्प्लॉइज़ को थोड़ा बहुत बीच में घूस दे के। तो ये चीज़ एक बड़ा स्कैंडल, बड़ा स्कैम बनाती है आगे चल के, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी हमें इंटरनल चेक करके चलना चाहिए, यानी फिजिकली वेरीफाई करते रहना चाहिए, सिर्फ अकाउंटिंग पे रिलाई नहीं करना चाहिए। परफेक्ट अरेंजमेंट शुड बी मेड टू इंश्योर दैट
फिक्स्ड एसेट्स आर प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड अप्लाइड इन द सर्विस ऑफ द कंपनी। होता क्या है, कोई गाड़ी खरीदी, कोई एसी खरीदा, कोई प्रिंटर खरीदा, कोई भी और अदर फिक्स्ड एसेट खरीदी, एम्प्लॉयज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल पर्पसेस के लिए, ऑनर जो अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल दी फिक्स्ड एसेट्स आर मेंट प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ओनली, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। ये ना हो कि एम्प्लॉय अपने पर्सनल पर्पसेस फुलफिल करने लग रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। बिजनेस की चीज़ें बिजनेस में ही होनी चाहिए यूज़, तो ज़्यादा सही रहेगा। सातवां है वेयर द फिक्स्ड एसेट्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन ब्रांचेज और मेंबर्स ऑफ द सेल ग्रुप, प्रॉपर अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर प्राइसिंग, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग शुड बी मेड। अगर आप कभी ट्रांसफर करते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, या पर्टिकुलरली ट्रांसफर ही कर रहे हैं, आप उसे डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो उसके सारे अकाउंटिंग, जिसमें डेप्रिसिएशन, उसकी क्या प्राइसिंग होगी और अकाउंटिंग उसकी प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। ब्रांचेस के केस में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है ट्रांसफर प्राइसिंग का, हायर लेवल पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये चीज़ पढ़ेंगे आप, ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ब्रांचेस के केस में ट्रांसफर करते समय उसका ट्रांसफर प्राइसिंग देखा जाता है कि मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंगली एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को, है तो एक ही बिजनेस, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री या रिलायंस की एक ब्रांच दूसरी ब्रांच में उसे ट्रांसफर कर रही है, तो उसके लिए ट्रांसफर प्राइस देखा जाता है, राइट। वो बेच तो नहीं रही, लेकिन फिर भी एक प्राइस कोट किया जाता है, तो वो प्रॉपर सारी चीज़ें होनी चाहिए। 7 पॉइंट में ये कह रहा है। 8th है डेप्रिसिएशन रेट प्रॉपरली चेक होने चाहिए, ना ज़्यादा होने चाहिए ना कम, कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंगली हो। एंड लास्टली इट शुड बी सीन दैट दोज फिक्स्ड एसेट्स शुड बी एडिक्वेटली इंश्योर्ड। टाइम टू टाइम उन्हें फिक्स्ड एसेट के इंश्योरेंसेज देखे जाएँ कि वो हो रखे हैं नहीं हो रखे, नहीं हो रखे तो उसे कराया जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो बिजनेस को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। हाँ जी, अब है हमारा इंटरनल चेक्स विद रिगार्ड टू कैश ट्रांजेक्शन्स। देखिए कैश ट्रांजेक्शन्स में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है पैसे का आना, दैट इज़ कॉल्ड कैश रिसीट्स, और एक होता है पैसे का जाना, दैट इज़ कॉल्ड कैश पेमेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कैश रिसीट्स की। देखिए कैश रिसीट्स के लिए हम एक सेपरेट क्लर्क नोन एज कैशियर उसको अपॉइंट करते हैं, जो डील करता है कैश के रिसीट्स में। वो डील तो करेगा, पैसे तो लेगा, लेकिन वो एंट्री रिकॉर्ड खुद नहीं करेगा, एंट्री कोई और रिकॉर्ड करेगा, ऑब्वियसली अकाउंटिंग के लोग करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर हमने हथियार डिस्ट्रॉयर के हाथ में दे दिया तो क्या होगा, वो उसका मिसयूज़ करेगा। सिमिलरली हम यहाँ पे जिसके पास पैसा है, अगर हम उसे अलाउ कर दें कि भैया तो अपने हिसाब से खर्च कर, तो उसका मन बेईमान हो सकता है, और अगर उसके पास ये पावर चली गई तो वो उसे गलत तरीके से भी यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए हम उसको पावर देंगे कि वो पैसा रिसीव करेगा, लेकिन उसके ऑथराइजेशन नहीं देंगे कि वो खर्च भी वही करे। तो कैशियर शुड नॉट बी ऑथराइज टू कीप कैश विद हिम, एक तो वो रख नहीं सकता अपने पास, एंड ऑल्सो ही शुड नॉट बी अलाउड टू मेक एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इट एंड मेक एंट्रीज इन दी लेजर एंड अदर बुक्स ऑफ दी प्राइम एंट्री। यानी जर्नल एंट्रीज वो खुद नहीं करेगा, उसके लिए हम अकाउंटिंग के लोग हायर करेंगे। 2-3 लोग अगर एक काम में रहेंगे तो उससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है, और यहाँ पे मिसयूज़ के चांसेस कम होते हैं। दूसरा है ऑल रिसीट शुड बी बैंक्ड डेली। जो भी अगर आपके पास गले में कैश आ रहा है, आप उसे टाइम टू टाइम बैंक में जमा कराओगे। गल्ला समझते हो ना दोस्तों, तो उसमें जमा कराएंगे आप अपने बैंक में, और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे ताकि बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस टाइम टू टाइम मैच रहे, कोई इसमें मिसमैच ना हो। बैंक में जब पैसा जमा कराया जाता है तो वहाँ पे आपको जो रिसीट मिलती है उसे पे इन स्लिप कहते हैं। जो व्यक्ति जमा कराएगा पैसा, उसे अलाउ नहीं किया जाएगा कि वही व्यक्ति उसकी पे इन स्लिप्स को, रिकॉर्ड को मेंटेन करे। फिर वही बात है, जैसे कैशियर को अलाउ नहीं किया था खर्चा करने के लिए, सिमिलरली जमा कराने वाले को हम अलाउ नहीं कर सकते कि उसका रिकॉर्ड वो खुद ही मेंटेन करे, नहीं तो वो जमा करवाते समय बीच में कुछ कैश अपनी जेब में रख लेगा। थर्ड पॉइंट वही कह रहा है, बैंक पे इन स्लिप शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द सेम पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग एक्चुअल डिपॉजिट्स इन द बैंक। फोर्थ इज ऑल रिसीट शुड बी एक्नॉलेज बाय मीन्स ऑफ प्रिंटेड रिसीट्स। जो भी आपने रिसीट्स अपनी ली हैं, आप उसकी रिसीट्स पैसा लेने के टाइम पे उसका प्रिंटेड में रिकॉर्ड मेंटेन करें। आपके पास एक लिखित में रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितना पैसा आया है। काउंटर फॉइल्स ऑफ ऑल द रिसीट इशूड शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड। जैसे किससे भी पैसा लेते हो तो आप उसको एक रसीद फाड़ के देते हो, उस रसीद की एक कॉपी अपने पास भी मेंटेन करेंगे आप। अनयूज रिसीट्स मस्ट बी केप्ट विद सम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। और जो भी रिसीट्स होंगी, जो भी पैसा आया है, वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर यहाँ इसलिए लगाया गया क्योंकि पैसे की बात है, और पैसे की बात में कई लोगों का मन बेईमान हो सकता है। जो भी पैसा आपके पास पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, आप उसे एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की निगरानी में रखेंगे। Spoiled receipt should be cancelled and not torn off. If some alterations is made in the receipts already written, it should be properly initiated. यहाँ initiated आएगा TED। तो अगर मान लो कोई रिसीट्स ऐसी हैं जो कि आपने रिसीव करी, लेकिन बाद में वो पेमेंट वापस चली गई या किसी रीज़न से वापस देनी पड़ी, तो वो कैंसिल आउट करनी पड़ती है। तो उसे प्रॉपर वे में कैंसिल करेंगे, आप डिस्पोज ऑफ करेंगे।
कॉपीज ऑफ रिसीट प्रीवियसली इशूड मस्ट बी मार्क डुप्लीकेट। अगर पहले ऑलरेडी आप कोई रिसीट इशू कर चुके हो, मान लो कोई व्यक्ति आपसे दोबारा उसकी कोई कॉपी लेने आया, तो आप उसमें मार्किंग करके चलेंगे कि ये डुप्लीकेट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को आपने अगेन एक और रिसीट इशू कर दी, उसके साथ पास तो 2 प्रूफ हो जाएंगे कि उसने 2 बार आपको पैसा जमा कराया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई डुप्लीकेट कॉपी हो तो उस पर डुप्लीकेट या का मार्क होना चाहिए, राइट। Some responsible person of the firm should verify the balance of cash by carrying out a surprise physical check from time to time. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इन एंड अराउंड ही कोई व्यक्ति जो सीनियर मोस्ट पर्सन हो या एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, वो टाइम टू टाइम आके वेरीफाई करे कि पैसा कितना आज की डेट में सेल हुआ, उसके हिसाब से कितना पैसा गले में पड़ा है। और ये एक सरप्राइज विजिट होनी चाहिए। अगर पहले से ही पता होगा कि आज की डेट में ये विजिट होने वाली है तो वो उस दिन तो ठीक रहेंगे, आगे पीछे वो गड़बड़ करेंगे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो एक टाइम टू टाइम ये सरप्राइज विजिट कंडक्ट करते रहना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैश रिसीट्स का इंटरनल चेक। एंड लास्टली हमारे पास रह गया कैश पेमेंट्स का, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। कैश पेमेंट्स में पैसे के जाने के बारे में बात होती है, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अल्टीमेटली खर्चा तो यही हो रहा है। तो द पर्सन इन चार्ज ऑफ मेकिंग पेमेंट्स शुड हैव नो कनेक्शन विद द रिसीट ऑफ कैश। ऑफ कोर्स ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि जो व्यक्ति पैसा ले रहा है वो खर्च करने वाला सेम नहीं होना चाहिए। खर्च करने वाला अलग हो और पैसा रिसीव करने वाला अलग। इससे क्या होगा कि मिसयूज़ नहीं होगा। दोनों ही पावर अगर एक व्यक्ति के हाथ में होंगी तो वो दोनों पावर का मिसयूज़ करेगा, रिसीट्स दिखाएगा कम और खर्चे ज़्यादा कर लेगा, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आएगी। ऑल पेमेंट शुड एज फार एज पॉसिबल बाय चांस चेक्स एक्सक्लूडिंग पेटी कैश पेमेंट्स। जो भी पेमेंट होनी चाहिए अगर हो सके तो वो चेक से हो। ऑफ कोर्स पेटी कैश की पेमेंट्स को छोड़ के वो अलाउड है। अब रिक्शे वाले का किराया है, रिफ्रेशमेंट हो गई, कोई कस्टमर आया उसके लिए रिफ्रेशमेंट लेकर आने हैं, चाय समोसा, तो वो थोड़ी चेक फाड़ के आप ये सब चीज़ें खरीदोगे, वो तो आप कैश में करोगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी पेमेंट हो वो चेक से हो। ऑब्वियसली ये बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को चेक से क्यों, क्योंकि एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। कैश से ज़्यादा प्रेफरेबल चेक पेमेंट्स होती हैं कि कहाँ पैसा गया, उस चीज़ को हम कहीं ना कहीं बाद में क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी रहता है कि हम चेक से करें तो बाद में क्रॉस वेरिफिकेशन में आसानी रहेगी। तो द चेक्स ड्रॉन फॉर पेमेंट शुड बी ऑर्डर्ड चेक्स एंड एज फार एज प्रैक्टिकेबल दे शुड बी क्रॉस्ड। चेक जो भी हम फाड़ के चलें वो कहीं ना कहीं ऑर्डर्ड चेक होने चाहिए, यानी उस पर डबल लाइनिंग होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति के बिहाफ पे, किसी व्यक्ति के फेवर में होना चाहिए वो, यानी कि कहीं ना कहीं सेल्फ का चेक नहीं होना चाहिए। और क्रॉसिंग होनी बहुत ज़रूरी है, यानी जिसके नाम पे हमने चेक फाड़ा वही व्यक्ति के नाम पे वो पैसा अकाउंट में जमा हो। अरेंजमेंट शुड बी मेड टू एंश्योर दैट द वाउचर सपोर्टिंग पेमेंट्स कैन नॉट बी प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ट्वाइस। जिनके वाउचर्स बने हैं, एक बार बन चुके हैं, उसकी पेमेंट हो गई तो वही पेमेंट दोबारा ना हो। सच वाउचर शुड बी स्टैम्प्ड एज पेड। एक बार वो वाउचर के बिहाफ पे, मान लो हमने वाउचर सपोर्टिंग वाउचर बनाया किसी कैश पेमेंट को लेके, ठीक है, एक बार वो पेमेंट हो गई डेबिट वाउचर की, फिर दोबारा आप उसी वाउचर के बेसिस पे दोबारा पेमेंट अलॉट ना करें, अलाउ ना करें। एक बार वो वाउचर की पेमेंट हो गई तो उस पर स्टैंप लग जाएगी, पेड हो गया वो, और उसकी एंट्री हो गई है। An official should check up the statements received from creditors and verify with the invoices and ledger accounts only after proper verification. ये देखो, ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपने मान के चलो किसी क्रेडिटर से चेकअप द स्टेटमेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, किसी क्रेडिटर जिसको आपको पेमेंट करनी रहती हैं, अगर आपने उनसे कोई स्टेटमेंट लिया कि कितना पैसा आपने उनको दिया है या कितना देना है, तो वो वेरीफाई किया जाए इनवॉइसेस से कि आपने एक्चुअल में उतनी पेमेंट करी है या नहीं करी, और लेजर अकाउंट से प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही चेक्स वगैरह जो हैं रिमेनिंग अमाउंट के क्रेडिटर को एलोकेट किए जाएं। सामने वाला आया, उसने बोला जी इतनी पेमेंट देनी है, आपने आंखें बंद करके पेमेंट दे दी, ऐसा थोड़ी होगा। आप भी तो चेक करेंगे ना पास्ट में कितनी पेमेंट गई है, उसके अकॉर्डिंगली आप रिमेनिंग अमाउंट पे ऑफ करेंगे अपने क्रेडिटर्स, अपने सप्लायर्स को। फिफ्थ है, फॉर सैंक्शनिंग द पेमेंट ऑफ स्पेशल नेचर ओनली डायरेक्टर सीनियर ऑफिसर शुड बी एम्पावर्ड। ऑब्वियसली कोई बड़ी पेमेंट है, लॉन्ग टर्म पेमेंट है, बिग अमाउंट की पेमेंट है, तो उसके लिए एक बड़ी अथॉरिटी इस चीज़ को अलाउ करे तभी वो पेमेंट हो पाएगी। एंड सिक्स्थ, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये कैशियर का भी काम है जो कैश रिसीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है और पावर रखता है। एंड कैश पेमेंट करते समय जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर है कि वो पेमेंट करे, वो भी टाइम टू टाइम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स को रिकंसाइल करे। सेवंथ, बैंक चेक्स मस्ट बी हेल्ड अंडर लॉक एंड की विद अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। देखिए बेसिकली होता क्या है, चेक्स का मिसयूज हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, स्पेशली जब कुछ चीज़ें साइन कर रखे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट साइन कर रखे हैं बाय द रिस्पॉन्सिबल वन, तो ये कोशिश की जाए कि बैंक चेक्स को प्रॉपर निगरानी में रखा जाए, मोस्ट प्रोबेबली लॉकर्स में रखा जाए, जिससे थोड़ा सा एक सेंस ऑफ सेफ्टी मेंटेन रहे। एट्थ,
रिसीट्स ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प शुड बी ऑब्टेन फॉर ईच पेमेंट। जितनी भी पेमेंट आप करते हैं उस पर प्रॉपरली साइन करें, ऑथोराइज पर्सन उस पर साइन करे। बिना ऑथराइजेशन के कोई पेमेंट अलाउ नहीं होनी चाहिए। इससे एक आप कह सकते हैं कि जो डिसिप्लिन है कैश पेमेंट का वो मेंटेन रहेगा, और ये रहेगा हमें पता कि कौन सी पेमेंट कहाँ गई है, और अगर कोई गलती हुई भी है तो हम उसके लिए एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर सकें उस साइनिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। जिसने साइन किया है हम उसकी गर्दन पकड़ सके कि भैया तूने ये किया है तो बता अब ये गई कहाँ और क्यों गई। 9th है रिसीट्स ऑब्टेन शुड बी प्रॉपरली अरेंज एंड मेंटेन थ्रू प्रॉपर फाइलिंग सिस्टम। होता क्या है कि देखिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से फाइलिंग की जाती है अकाउंटिंग की, तो एक प्रॉपर फाइलिंग सिस्टम, जैसे कई जगहों पे डबल एंट्री सिस्टम होता है, कई जगहों पे सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, अकॉर्डिंगली तो उस हिसाब से आप अपनी रिसीट्स को मेंटेन करें, अरेंज करें। एंड लास्ट, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश डिस्काउंट्स, अगर देने हैं मंथली पीरियोडिक पेमेंट्स के तो वो आप देखें कि किस किस डेट पे देने हैं। होता क्या है 10 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट करोगे तो 2% डिस्काउंट, 10 दिन से ज़्यादा 15 दिन 20 दिन लोगे तो आपको मिलेगा 1.5% डिस्काउंट। पता लगे 20 दिन के अंदर पेमेंट आ रही है और आप उसको 2% दे रहे हैं डिस्काउंट, ज़्यादा दे रहे हैं, क्यों? वो आपका कोई जानकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट पे आप कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं ले सकते, तो ये देखना पड़ेगा कि कैश डिस्काउंट देने हैं भी या नहीं। ऐसे ही अननेसेसरी आप ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान नहीं करा सकते। तो ये हो गया दोस्तों आज की डेट में हमारा इंटरनल चेक्स कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। लेक्चर नंबर 7 में आके हमने अपना इंटरनल चेक जो था, जिसमें आज हमने फिक्स्ड एसेट की इंटरनल चेक, कैश रिसीट्स की इंटरनल चेक और कैश पेमेंट्स की इंटरनल चेक कंप्लीट करी है। तो वेल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे बनाए गए लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। ग्रेजुएशन पे ऐसी मैं और भी बड़ी सारी सीरीज़ लेकर आऊँगा आने वाले फ्यूचर में। तो अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और अपने फ्रेंड्स एंड सर्कल में इसे शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और ऐसे लेक्चर्स बनाने की मुझे मोटिवेशन आएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।